हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इतिहास के बारे में कि इतिहास का कुछ सिलेबस डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। और हमने बताया था कि इतिहास के जो हम भाग हैं वो 3 भागों में इतिहास को पढ़ते हैं: प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। तो आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की और चर्चा करेंगे आपके पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि इतिहास, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अतीत में बीती हुई घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी देता है। जो आपके अतीत में घटनाएं व्यतीत हो चुकी हैं, घट चुकी हैं, उनके बारे में जो हमें जानकारी देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। वैसे ही आपके अगर हम चर्चा करें कि फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो याद रखेंगे हेरोडोटस को आपके फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक के रूप में आपके जाना जाता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इतिहास को हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसी तरीके से इतिहास का फिर 3 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, जिसमें ऐतिहासिक काल इतिहास, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपको अतीत की जानकारी किन किन तत्वों से मिलती है, तो सामान्यतः सामने वाले व्यक्ति का जो आंसर रहेगा वो कहेगा कि हमें इतिहास की जो जानकारी है वो लिपियों के द्वारा मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूं जनरली कि हमें इतिहास की जानकारी कहां कहां से मिलती है। ये भी सही है कि लिपियों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, सबसे पहले आपको लिपियों के द्वारा जानकारी मिलेगी। ठीक है, चित्र कला के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी इतिहास की। ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके द्वारा आपको इतिहास की जानकारी मिल सकती है। वेदों के द्वारा आपको इतिहास की जानकारी मिल सकती है। उनके शासन काल में लिखी गई पुस्तकों द्वारा आपको इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो इतिहास की जानकारी हमें इन तत्वों के द्वारा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, काल कुछ ऐसे भी रहे हैं जिसमें लोग बाग लेखन या लिपियों से परिचित नहीं थे। कुछ काल ऐसे भी रहे जिसमें लिपियों से लोग बाग परिचित तो हुए, परंतु उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया। और कुछ काल ऐसे भी हैं जिसमें कई लिपियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी और उन्हें आज हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो वैसे इतिहास को 3 कैटेगरी में देखते हैं यहाँ पर दोबारा। ऐतिहासिक काल इतिहास, जिसमें जो मानव था वो लिपियों से वंचित था, उसे किसी भी लिपि या लेखन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। ये लिपि क्या होती है या फिर आपके क्या नाम है लेखन क्या होता है, उसके बारे में किसी चीज की जानकारी नहीं थी। और जिस काल में उसको जानकारी नहीं थी उस काल को हमने क्या बोला? पाषाण काल बोला, जिसमें आपके आदि मानव का समय काल आप कह सकते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति को आपके लिपियों या अन्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा आगे जाने के बाद हमें ज्ञात होता है लिपियों के बारे में, लिपियों लेखन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जब लिपियों उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो परंतु उन लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं गया। देखिए, ऐतिहासिक काल में आपको मानव को लिपियों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल भी जानकारी ना होने के कारण हमें उस काल के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो चित्रकला के द्वारा मिलती है। उस काल को हमने क्या बोला? पाषाण काल। थोड़ा आगे बढ़े तो अर्ध ऐतिहासिक काल में आपके लिपियों के बारे में मानव को जानकारी हो गई, परंतु उस समय की लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं गया। और वो कौन सी लिपियां हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो इसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उन्हीं लिपियों को आज हम पढ़कर इतिहास के बारे में जानकारी देख पाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका वैदिक काल आ जाता है, मध्य इतिहास आ जाता है और आधुनिक इतिहास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो कौन सा काल है जिसमें कोई लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए? तो आप बता सकते हैं प्रागैतिहासिक काल है वो। इसका एग्जाम्पल हमने देखा पाषाण काल। वो कौन सा काल है जिसमें लिपियों से जानकारी तो थी परंतु उन्हें आज तक नहीं पढ़ा गया? तो अर्ध ऐतिहासिक काल बोल सकते हो। फिर ऐतिहासिक काल जिसमें लिपियां पढ़ी गई हैं। ठीक है,
आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज जो हमारा वीडियो का विषय रहेगा वो रहेगा पाषाण काल, कि पाषाण काल को हम कितने भागों में डिनोट करते हैं, कितने भागों में पढ़ते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर चर्चा करते हैं आपके पाषाण काल की। तो पाषाण काल से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका स्टोन पीरियड के बारे में आते हैं क्वेश्चन, कि स्टोन पीरियड किस काल को कहा जाता है, किस समय अवधि को कहा जाता है, ये ऐसी कौन सी अवधि है जिसे आप पत्थर का युग कहते हैं। तो सभी याद रखेंगे पाषाण काल एक ऐसा काल है जिसे आप स्टोन एज, स्टोन पीरियड के नाम से आप लोग जानते हैं, और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपकी कई बार चर्चा की जाती है कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो उसके बारे में भी याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने आपके पाषाण कालीन सभ्यता की भारत में खोज की थी। ठीक है, फिर एक चीज और है, इसकी खोज के जब की गई थी उसका ईयर भी याद रखना, 1863 ईस्वी में आपके रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने आपके पाषाण कालीन सभ्यता, जो भारत की पाषाण कालीन सभ्यता थी उसकी खोज की थी, उसका श्रेय से जाता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा नोटबुक में। और इसके अलावा भारत के पुरातत्वविदक के जनक के बारे में पूछा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को आपके भारतीय पुरातत्वविदक का जनक या पिता माना जाता है। ठीक है, तो आपके जो पाषाण काल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाषाण काल को एक स्टोन एज या स्टोन पीरियड के रूप में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में जब आप जानेंगे तो पाषाण काल को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपके नव पाषाण काल। अब जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में किन तत्वों के बारे में चर्चा की गई है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बारे में हम जानेंगे अभी आगे। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों हमने आपको बताया कि पाषाण काल जो है उसे हम 3 टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपके चर्चा करेंगे नव पाषाण काल की। देखिए ये ऐसा समय है, जैसे मैंने आपको शुरुआत के पिछली वीडियो में मैंने आपको चर्चा की थी कि जो हम इतिहास की जानकारी लेंगे, इतिहास की जानकारी को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन कालीन इतिहास की जो शुरुआती दौर है, जो प्राचीन इतिहास की हम शुरुआत करते हैं, वो इतिहास की शुरुआत का समय ही आपका पाषाण काल का माना जाता है। ठीक है, तो पाषाण काल से ही हमारी इतिहास की शुरुआत होती है। मतलब आप कह सकते हो कि प्राचीन काल में जो आपका फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो पाषाण काल का आता है। ठीक है, तो पाषाण काल में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पूरा पाषाण काल को, क्योंकि इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो ये वही समय था पूरा पाषाण काल जिस समय में आपके मानव को आदि मानव कहा जाता था। जैसा हमने 6th 8th क्लास में हम लोग पढ़ते थे आदि मानव के बारे में कि उन्होंने आग की खोज की, पहिए की खोज की। तो ये वही टाइम पीरियड है जो आपके पाषाण काल का टाइम पीरियड हम बोलते हैं, और इसी टाइम पीरियड में आपके मानव को आपके आदि मानव के रूप में देखा जाता था। ठीक है, और इस काल में जो मानव हुआ करता था उसका जो जीवन था वो अस्थिर था, मतलब कि वो एक जगह आपके टिक कर नहीं रहता था, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे उस समय, मतलब साधन नहीं थे कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करे। तो वो जीवन यापन के लिए जगह जगह कहीं दूसरे स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से अगले स्थान पर वो क्या करता था, घूमता रहता था भोजन की तलाश में। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो हमने चर्चा की आदि मानव की, तो उनका जो जीवन होता था वो कैसा होता था, आपका अस्थिर जीवन होता था। ठीक है, और इस काल में आपकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी आग की खोज को माना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल, देखो हमने ये तो समझ लिया कि पाषाण काल क्या है। पाषाण काल जो आपका शुरुआती इतिहास का एक काल माना गया, तो उसे हमने 3 भागों में बांट दिया शुरुआत में। तो यहाँ पर आपके आग की खोज एक सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, और सबसे बड़ा आविष्कार किसमें मान रहे हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इसमें याद रखेंगे, मैंने जैसे आपको भी बताया पीछे कि आपके पाषाण काल को स्टोन एज के रूप में हम लोग देखते हैं, तो इसमें लोगों ने पत्थरों से बड़े बड़े औजारों का निर्माण किया, क्योंकि ना लोग उस समय क्या नाम है आपके लोहे से परिचित थे और ना ही आपके कांस्य
आपके ब्रोंज से परिचित थे। तो हम कह सकते हैं कि लोग पत्थर से परिचित थे, तो उन्होंने पत्थरों का ही प्रयोग किया आपके औजार बनाने के लिए, और पत्थर का प्रयोग करके ही उन्होंने क्या करी, आग की खोज की थी। ठीक है, जो उस समय की एक बहुत बड़ी आपके आविष्कार के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिया है कि इस काल में लोग खानाबदोश होते थे। खानाबदोश सेम वही है, जीवन अस्थिरता। खानाबदोश वे व्यक्ति होते हैं जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। वे व्यक्ति जिनका कोई एक ठिकाना ना हो वे खानाबदोश कहलाते हैं। कि भाई जाहिर सी बात है, उस समय आपके क्या होता था, उस समय आपके जब लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं था कि किस तरीके से भोजन प्राप्त किया जा सकता है, वो लोग क्या करते थे, पशु पक्षी की या जानवरों की हत्या करके उनका भोजन बनाते थे, क्योंकि लोगों को कृषि की भी जानकारी नहीं थी उस समय। तो हम बिल्कुल सीधे सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके क्या करते थे, जीवन यापन के लिए आपके संसाधनों की खोज करते थे, इसीलिए उन्हें खानाबदोश के नाम से भी जाना गया। तो आपके जो क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि प्राचीन कालीन सभ्यता, प्राचीन इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है पाषाण काल से मिलती है, बट लेकिन लोग बात क्या करते हैं, शुरुआत आपके सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इससे भी एक आध नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और एक एक नंबर आप सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिएगा। उन्हीं टॉपिकों को हम लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बड़ी बारीकी से समझिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इसकी सहायता मिल सके। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा पाषाण काल के बारे में। अब चर्चा करें, पूरा पाषाण काल के बारे में अब चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल की, कि मध्य पाषाण काल में आप क्या देखते हैं और किस तरीके की गतिविधियों को हम देखने के ले आए हैं। तो इस काल में देखो, यहां पर आपने पूरा पाषाण काल में ये देखा कि लोग बाग एक जगह टिककर नहीं रह रहे, क्योंकि भोजन के लिए उन्हें कभी एक स्थान से दूसरे स्थान से अन्य स्थान पर जाना पड़ता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आपके लोगों का जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, विकसित होने लग गया, डेवलप होने लग गया। और इसी के चलते लोगों ने क्या करा, इस काल में आपके पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। याद रखेंगे, मनुष्य ने जो पशुपालन किया, वो पशुपालन की शुरुआत कहां से की, मध्य पाषाण काल से। और मनुष्य द्वारा पाला गया जो सबसे पहला पशु था, क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने आपके सबसे पहला पशु कौन सा पाला, तो सभी याद रखेंगे कुत्ता। आपके कुत्ते को सबसे पहले मानव द्वारा पाला गया था। तो ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पाला गया पशु कौन सा, तो आप याद रखेंगे कुत्ता। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और याद रखेंगे इस काल में लोगों ने, आपके जो उस समय के मानव थे, उन्होंने आपके हथियारों को और नुकीला बनाना स्टार्ट कर दिया था। छोटे छोटे हथियारों, नुकीले हथियार बनाने का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। हालांकि पूरा पाषाण काल में भी लोगों ने क्या करा, हथियारों, औजार बनाए पत्थरों के। लेकिन मध्य पाषाण काल जैसे लोगों को समझ आया कि जीवन यापन के लिए और चीजें हो सकती हैं और इससे बेटर किया जा सकता है, तो उसके लिए लोगों ने क्या करा, नुकीले हथियार बनाने का प्रयोग कर दिया। और उन नुकीले पदार्थों को क्या बोला जाता है, माइक्रोप्लॉजिक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मानव डेवलप हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मनुष्य का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है, एक साथ नहीं परिवर्तित हुआ मनुष्य। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद आपका नव पाषाण काल आ जाता है। तो नव पाषाण काल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में मनुष्य का जो मस्तिष्क था वो और डेवलप हुआ और जानने की कोशिश की उसने किस तरीके से हम अपने जीवन को और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस काल में मनुष्य ने अपना जो एक तरीके से घर बोल सकते हैं, निवास बोल सकते हैं, आवास बोल सकते हैं, जिंदगी एक तरीके से आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। और स्थायी ठिकाना ना होने के कारण आपके जैसे ही मनुष्य नव पाषाण काल में आया, नव पाषाण काल में आते ही मनुष्य ने अपना स्थायी निवास बना लिया। मतलब अब वो जगह जगह नहीं भटक रहा आपके जीवन यापन के लिए। अब उन्होंने क्या करा, एक ही जगह अपना डेरा डाल लिया और वहीं से ही अपने जीवन यापन के लिए संसाधनों को जुटा कर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया।
तो ये जो काल था, इस काल को हालांकि पाषाण काल की ही संज्ञा मानेंगे, लेकिन पाषाण काल से इनको जो हमने कहा 3 भागों में बांटा, उसके नव पाषाण काल में आएगा ये, ठीक है। और इस काल में लोगों ने क्या किया, लोगों को कृषि की भी जानकारी होने लग गई। देखिए मैंने कहा कि शुरुआती काल में लोगों को आदि मानव कहा गया, ठीक है। एक तरीके से हम आदि मानव का मतलब क्या हुआ, आधा मानव है और आधा जानवर है। और ये तो सभी को पता है कि मनुष्य की जो आपके शुरुआत हुई है वो जानवरों से ही हुई है। हमारे जो पूर्वज थे वो आपके बंदर हुआ करते थे, ठीक है। ये बात तो छुपी नहीं किसी से। तो कहने का एक सिंपल सा अर्थ है कि मनुष्य को शुरुआती काल में इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे आज हम देखते हैं, आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आज आपके जीवन यापन करने के लिए आप अन्य अन्य चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उस समय मानव के पास कोई ऐसा साधन नहीं था, जिसके चलते आपके क्या हुआ, जैसे ही नव पाषाण काल में मानव आया तो उस समय मानव कृषि से अवगत हो चुका था। मतलब यूं नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कृषि की जानकारी मिल गई, हालांकि थोड़ी जानकारी मिली, जिससे मानव ने क्या करा, पशुपालन और करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआती आपके मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, परंतु इसके पश्चात जैसे ही मनुष्य थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कृषि के साथ साथ अन्य और पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। गाय हो गई आपकी, बैल हो गई, हाथी हो गई, इस तरीके के मतलब पशुओं को पालना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और कृषि से भी अवगत हुआ मानव कब हुआ, नव पाषाण काल में। और एक चीज और है कि नव पाषाण काल की जो सबसे बढ़िया खोज मानी जाती है वो माना जाता है पहिया। ये सभी को पता है, हमें भी पता है कि भाई पहिए की खोज, आपकी खोज ये आदि मानव के समय की गई थी। तो आदि मानव का समय तो पाषाण काल का समय माना जाता है। तो पाषाण काल के किस किस युग में क्या क्या किया गया है, उस क्वेश्चनों से हमने आपको आज अवगत करवाया, ठीक है। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि पाषाण काल क्या है, भारतीय पुरातत्वविद के जनक कौन है, और भारत में पाषाण काल सभ्यता की खोज किसने की। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, हमने उन टॉपिकों को लेकर आए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके कहां से क्या कोई पूछ ले, किसी को कुछ नहीं पता रहता। बट एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि आपके उन पॉइंटों को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, क्योंकि देखिए आप कहीं से भी एग्जाम को देखो, आपके एग्जामिनर जो करता है कई बार टॉपिकों को रिपीट कर ही देता है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो एग्जामिनर के पास भी कोई हम कहें कि बहुत सारे क्वेश्चन है, वो नहीं कह सकते आप बहुत सारे क्वेश्चनों की संख्या है। एग्जामिनर के पास भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें वो बार बार रिपीट करता है। तो हमें उन क्वेश्चनों को कैप्चर करना चाहिए, उन क्वेश्चनों को कैच करना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और कुछ एक्स्ट्रा करने से अच्छा है अपने आप को, जो आपकी एक तरीके से ताकत है, उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि आप अगर अलग अलग चीजों की ओर भागोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में आप लोग के हाथ में कुछ एक चीज भी नहीं लगने वाली। तो अलग अलग दिशा में डाइवर्ट नहीं होना। सारे सब्जेक्ट में कोई परफेक्ट नहीं होता, बस क्या करना है, आप लोगों को कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपके उसमें मास्टर हो, और उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर आगे कंटिन्यू चलना है, और उन्हीं सब्जेक्ट पर आपको स्कोर क्रिएट करना है। क्योंकि कई बार किसी बच्चे का जीके अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी नहीं होती, तो मैथ अच्छी है तो वहां पर इंग्लिश अच्छी नहीं मिलती। तो सब सब्जेक्टों पर कभी भी आप लोग मास्टर नहीं बन पाएंगे। कुछ एक सब्जेक्ट लीजिए और उन सब्जेक्टों को पकड़कर आप कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाइए। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 तो आप करने से रहे, बट लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि 100 में से आप 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दें, और वो 60 तभी हो सकते हैं जब हम कुछ अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो आपको समझ नहीं आया है, तो उस पॉइंट को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी हो सके। ठीक है दोस्तों, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।